हेलो एवरीवन, मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं लक्ष्य पॉसिबल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बिहार बोर्ड के उन स्टूडेंट के लिए है जो क्लास 12th में है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सभी बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर 2022 जारी किया गया है, तो उसमें से ज्योग्राफी सब्जेक्ट का 100% राइट आंसर की हम सभी इस वीडियो में जानने वाले हैं और साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न को भी हम सभी अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर इसीलिए जारी किया जाता है ताकि आप एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझ सके और आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा। सेम क्वेश्चन का मतलब ये है कि जिस तरह इसमें प्रश्नों की संख्या है और एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया गया है, सेम उसी प्रोसेस का क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम सभी पहले एग्जाम पैटर्न को समझते हैं, इसके बाद आंसर की को समझेंगे। दोस्तों, एग्जाम पैटर्न समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि ये 70 मार्क दिया हुआ है पूर्णांक। तो आपके एग्जाम में जो है वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट अगर आपका है तो 70 मार्क जो का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से टोटल 96 प्रश्न होंगे आपके एग्जाम में। और ये मॉडल पेपर में भी टोटल 96 ही प्रश्न है। अब हम समझेंगे कि किस टाइप के प्रश्न कितने नंबर के पूछे जाते हैं। तो आइए हम ये देखते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स। ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो लमसम सभी एग्जाम में दिए जाते हैं इंस्ट्रक्शन। चलिए यहाँ पे समझते हैं। कह रहा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, पहले खंड अ और खंड ब। सेम इसी तरह का आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि खंड अ में 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 35 प्रश्नों से अधिक का उत्तर देने पर प्रथम 35 उत्तरों का ही मूल्यांकन होगा। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको केवल 35 प्रश्नों का जवाब देना होगा। अगर आप 35 से अधिक प्रश्नों का भी जवाब देते हैं तो आपको केवल 35 प्रश्नों का ही जवाब जो है वो मान्य रहेगा, यानी उसी नंबर का मूल्यांकन होगा। इसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी 1 नंबर का प्रश्न होगा। तो यानी 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। इसके बाद कह रहा है कि उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में चयनित विकल्प को नीले काले बॉल पेन से प्रगाढ़ करें। यानी आपको जो है सो नीले या काले बॉल पेन से आपको उसमें घेरा बनाना है, यानी उसको भरना है। और किसी भी तरह का व्हाइटनर, तरल पदार्थ और ब्लेड और नाखून उसका उपयोग नहीं करना है। अगर आप उसका उपयोग करेंगे तो आपका जो है सब्जेक्ट का कॉपी जो है वो पेंडिंग में भी जा सकता है, यानी OMR शीट जो है वो आपका पेंडिंग में भी जा सकता है। आइए हम समझते हैं। अगला कह रहा है कि खंड ब में 20 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी लघु उत्तरीय आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको कितने का जवाब देना होगा, तो 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें से कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी 10 प्रश्नों का जवाब देना है 20 में से, और ये सभी प्रश्न जो है 2 नंबर के होंगे। यानी 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया और यहाँ पे 20 नंबर का ये लघु उत्तरीय प्रश्न आपको हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि इसके अतिरिक्त इस खंड में 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें से कह रहा है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो आपको कितने पूछे जाएंगे, तो 6 पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 3 प्रश्नों का जवाब देना होगा और ये 5 नंबर के होंगे। तो 15 नंबर का ये हो गया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो गया 35 नंबर का, 20 नंबर का हो गया आपको लघु उत्तरीय और 15 नंबर का आपको हो गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। टोटल मिला के आपको 70 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और बाद बाकी जितने भी अंक हैं 100 में वो आपके प्रैक्टिकल के लिए रहेंगे। तो आइए अब हम प्रश्नों को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं अच्छे से हम सभी प्रश्न को देखेंगे। अगर आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क लाना चाहते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज के वीडियो में जो 50, तो आज के वीडियो में टोटल 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसमें से कम आप 50 प्रश्नों का 100 राइट आंसर की आप जरूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न था आपके मॉडल पेपर में है कि नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अल्बर्ट डिमांजिया, दूसरा ऑप्शन है अल्फ्रेड हेटनर, तीसरा ऑप्शन है ग्रिफिथ टेलर, चौथा ऑप्शन है
फ्रेडरिक रैटजेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो ऑप्शन है, पहला है स्थानिक संगठन, दूसरा ऑप्शन है प्रादेशिक विश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय विभेदन और चौथा ऑप्शन है मात्रात्मक क्रांति। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा फास्टली कवर करा रहे हैं, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अब प्रश्न को अच्छे से देखिए। पहला ऑप्शन है रीटर, दूसरा ऑप्शन है रैटजेल, तीसरा ऑप्शन है टेलर और चौथा ऑप्शन है एलन सी सैंपल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एलन सी सैंपल। एलन सी सैंपल ने कहा था कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक भूगोल, दूसरा ऑप्शन है जनसंख्या भूगोल, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक भूगोल और चौथा ऑप्शन है राजनीतिक भूगोल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनीतिक भूगोल। आप वीडियो को स्टॉप करके प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसमें से हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए प्रश्न, क्योंकि मॉडल पेपर इसीलिए जारी किया जाता है ताकि स्टूडेंट जो है एक्टिव हो, अपने एग्जाम पैटर्न को समझे और किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे वो भी विद्यार्थी अच्छे तरीके से समझे। तो आप अगर सभी प्रश्नों को कवर कर लेंगे पूरे वीडियो देख के, तो आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर जरूर लाइएगा, ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। पहला ऑप्शन है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है ध्रुवीय प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मरुस्थलीय क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एशिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जल स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। पहला ऑप्शन है शैक्षणिक सुविधाएं, दूसरा ऑप्शन है बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन है महामारियां और चौथा ऑप्शन है जलाभाव। तो कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अच्छे से देख लीजिएगा, प्रश्नों को समझिएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, शैक्षणिक सुविधाएं। मैं आपको 100% राइट आंसर की वीडियो में बता रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेंगे तो आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है अफ्रीका में, एशिया में, उत्तर अमेरिका में या फिर दक्षिण अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफ्रीका में। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है, यानी सबसे अधिक, तो अफ्रीका में। अगला प्रश्न है कि 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या क्या थी। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 50 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 60 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 70 करोड़ और चौथा ऑप्शन है 55 करोड़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 55 करोड़। 9वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ये 9वें नंबर का प्रश्न है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 15 से 65, दूसरा ऑप्शन है 18 से 60, तीसरा ऑप्शन है 18 से 62 और चौथा ऑप्शन है 15 से 59। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 से 59। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। यानी निम्नलिखित यानी नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें से किस देश में किसका लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा ऑप्शन है लाटविया, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, चौथा ऑप्शन है जापान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाटविया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है संसाधनों तक पहुंच और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है। तो स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, संसाधनों तक पहुंच, ये तीनों जो है वो मानव विकास सूचकांक का मापक है। इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दोस्तों एक ट्रिक आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं
तो आप अगर आपको किसी भी प्रश्नों का आंसर नहीं आ रहा है और अगर उस ऑप्शन में उपयुक्त सभी कहीं लिखा हुआ है तो आप आंख मूंद के उपयुक्त सभी में टिक लगा दें, क्योंकि 90% वो ऑप्शन सही होता है जिसमें उपयुक्त सभी लगा रहता है। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, अगर आपको आता है उस प्रश्नों का जवाब तो आप अच्छे से सोच समझ के दीजिए, अगर नहीं आता है तो उपयुक्त सभी में आप आंख मूंद के लगा दीजिए। 90% चांस रहता है वो सही होने का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रीटर, दूसरा ऑप्शन है अमर्त्य सेन, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर महमूद उल हक और चौथा ऑप्शन है ई.सी. सैंपल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नॉर्वे, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है नीदरलैंड और चौथा ऑप्शन है जर्मनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नॉर्वे। नॉर्वे देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फूलों की कृषि कहलाती है। फूलों की कृषि कहलाती है। पहला ऑप्शन देखते हैं मिश्रित कृषि, दूसरा ऑप्शन है ट्रक फार्मिंग, तीसरा ऑप्शन है रोपण कृषि और चौथा ऑप्शन है पुष्पोत्पादन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुष्पोत्पादन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। पहला ऑप्शन है रूस में, दूसरा ऑप्शन है डेनमार्क में, तीसरा ऑप्शन नीदरलैंड में और चौथा ऑप्शन है भारत में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेनमार्क में। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। पहला ऑप्शन है रबर, दूसरा है राई, तीसरा ऑप्शन है मक्का और चौथा ऑप्शन है गेहूं। तो 16 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रबर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। पहला ऑप्शन है सघन निर्वाह कृषि, दूसरा ऑप्शन है रोपण कृषि, तीसरा ऑप्शन है आदिम निर्वाह कृषि और चौथा ऑप्शन है मिश्रित कृषि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदिम निर्वाह कृषि। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। पहला ऑप्शन है खेती, दूसरा ऑप्शन है आखेट, तीसरा ऑप्शन है व्यापार, चौथा ऑप्शन है लौह प्रगलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लौह प्रगलन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है सीमेंट उद्योग, दूसरा ऑप्शन है लोहा इस्पात उद्योग, तीसरा ऑप्शन है चमड़ा उद्योग और चौथा ऑप्शन है जूट उद्योग। तो 19 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जूट उद्योग। अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है। पहला ऑप्शन है कागज उद्योग, दूसरा ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, तीसरा ऑप्शन है चमड़ा उद्योग और चौथा ऑप्शन है गंधक उद्योग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा, कागज उद्योग। अगला प्रश्न है कि खनन क्रियाकलाप है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक, दूसरा ऑप्शन द्वितीयक, तीसरा ऑप्शन तृतीयक, चौथा ऑप्शन है चतुर्थक। तो खनन क्रियाकलाप है द्वितीयक, ऑप्शन नंबर ख बी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलाप है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलाप है। पहला ऑप्शन है दोस्तों खेती, दूसरा ऑप्शन है आखेट, तीसरा ऑप्शन है व्यापार और चौथा ऑप्शन है बाह्य स्रोतन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, बाह्य स्रोतन। अगला प्रश्न है कि रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है। प्रश्न को आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा वीडियो को स्टॉप करके। पहला प्रश्न है चीन में, दूसरा ऑप्शन है भारत में, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी में, चौथा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न के आंसर पे डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पे भी आप अपना प्रतिक्रिया आसानी से दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है
उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग से, दूसरा ऑप्शन है भूमध्य सागर हिंद महासागर मार्ग से, तीसरा ऑप्शन है उत्तमाशा अंतरिक्ष मार्ग से, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रशांत समुद्री मार्ग से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। आप अच्छे से देख लीजिएगा और टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है मैनचेस्टर, तीसरा ऑप्शन है एथेंस, चौथा ऑप्शन है मेम्फिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एथेंस। अगला प्रश्न है कि लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है। कह रहा है कि लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है। पहला ऑप्शन है विस्तृत पतन, दूसरा ऑप्शन है वाणिज्यिक पतन, तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक पतन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औद्योगिक पतन। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है जेनेवा, दूसरा ऑप्शन है वियना, तीसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क, चौथा ऑप्शन है वाशिंगटन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेनेवा। अगला प्रश्न है कि चैनल टनल जोड़ता है, चैनल टनल जोड़ता है। पहला ऑप्शन है पेरिस को लंदन से, दूसरा ऑप्शन है लंदन को बर्लिन से, तीसरा ऑप्शन है बर्लिन को पेरिस से, चौथा ऑप्शन है बार्सिलोना को बर्लिन से। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पेरिस को लंदन से। प्रश्न देख लीजिए, कह रहा था कि चैनल टनल जोड़ता है, तो ये पेरिस को लंदन से जोड़ता है चैनल टनल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देशों में कौन ओपेक का सदस्य है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है चिली, दूसरा है ब्राजील, तीसरा ऑप्शन है पेरू, चौथा ऑप्शन है वेनेजुएला। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वेनेजुएला। अगला प्रश्न है कि लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर है। ऑप्शन है जकार्ता, मिंक्स, दूसरा ऑप्शन है मॉन्टवीडियो, तीसरा ऑप्शन है ब्रुसेल्स। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मॉन्टवीडियो, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। प्रश्न देख लीजिए अच्छे से। कह रहा है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक, तीसरा ऑप्शन है तृतीयक, चौथा ऑप्शन है चतुर्थक। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्राथमिक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है। पहला ऑप्शन है लंदन, दूसरा ऑप्शन है पिट्सबर्ग, तीसरा ऑप्शन है कैनबेरा, चौथा ऑप्शन है सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पिट्सबर्ग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है। पहला ऑप्शन है कैनबरा, दूसरा है लुसाका, तीसरा ऑप्शन है अदीस अबावा और चौथा ऑप्शन है नैरोबी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अदीस अबावा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है। पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा ऑप्शन है मक्का, तीसरा है लंदन, चौथा है बीजिंग। तो 34 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंगापुर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है। पहला ऑप्शन है कैनबरा, दूसरा है लाहौर, तीसरा है धनबाद, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 35 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कैनबरा। अगला प्रश्न है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है द्रविड़, दूसरा है ऑस्ट्रिक, तीसरा ऑप्शन है भारतीय यूरोपीय, चौथा ऑप्शन है चीनी तिब्बती। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चीनी तिब्बती। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कि 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 282 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर और 402 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर या फिर 328 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहा है भारत की जनसंख्या का घनत्व, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सिक्किम। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक यानी सर्वाधिक है। तो घनत्व सबसे अधिक कर रहा है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। तो पहला है महाराष्ट्र राज्य, दूसरा है बिहार, तीसरा है केरल, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार।
2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार, चौथा है कर्नाटक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है। भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है, यह प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है ग्रामीण से नगरीय, दूसरा है नगरीय से ग्रामीण, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण से ग्रामीण और चौथा ऑप्शन है नगरीय से नगरीय। तो भारत में जो पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है वो ग्रामीण से नगरीय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रामीण से नगरीय। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा तमिलनाडु, चौथा है केरल। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो पहला ऑप्शन है चंडीगढ़, दूसरा है अंडमान और निकोबार, तीसरा है दमन और दीव, चौथा ऑप्शन है लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से, यानी 4 नगरों के नाम दिए गए हैं, आगरा, कोलकाता, पटना और भोपाल। इन चारों में से कह रहा है कि कौन से नगरों में से इन नगरों में से कौन नदी तट पर स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भोपाल। ये भोपाल जो है नदी तट पर अवस्थित नहीं है, इसलिए डी इसका करेक्ट हो जाएगा। पटना भी है, आगरा भी है, कोलकाता, ये तीनों नदी तट पे है और भोपाल नदी तट पे नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन खनन नगर है? खनन नगर, पहला ऑप्शन है मथुरा, दूसरा है अंबाला, तीसरा है सिंगरौली, चौथा ऑप्शन है सहारनपुर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सिंगरौली। अगला प्रश्न है 46 नंबर का कि हरित क्रांति जो है वो संबंधित है। पहला ऑप्शन है खाद्यान्न उत्पादन से, दूसरा ऑप्शन है चाय उत्पादन से, तीसरा ऑप्शन है दूध उत्पादन से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति संबंधित है किससे? तो खाद्यान्न उत्पादन से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है? पहला ऑप्शन कह रहा है जूट, दूसरा है कपास, तीसरा है कॉफी, चौथा है मेस्टा। तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी को जरूरी मालूम होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो कॉफी ये रेशेदार फसल नहीं है, कॉफी। जूट, कपास, ये मेस्टा तीनों रेशेदार फसल है और ये कॉफी नहीं है, इसलिए सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन चाय उत्पादक नहीं है? कह रहा है केरल, असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। इन चारों में से बताइए कि कौन से राज्यों में कौन चाय उत्पादक नहीं है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है 49 नंबर का, निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न है? खाद्यान्न यानी खाने में गन्ना, कॉफी, मक्का और चुकंदर। इन चारों में से बताइए कि कौन सा खाद्यान्न है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मक्का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो इसका राइट आंसर माफ कीजिएगा, पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो पहला जो ऑप्शन है वो कि NH-27, दूसरा ऑप्शन है NH-44, तीसरा ऑप्शन है NH-6, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, NH-44। 52 नंबर का प्रश्न है जल है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन, तीसरा है अनवीकरणीय संसाधन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। न जैव संसाधन है, न अजैव संसाधन है और न अनवीकरणीय संसाधन है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आपके हिसाब से इसका क्या राइट आंसर होना चाहिए? अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप ये मेरे हिसाब से करेक्ट है तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। कह रहा है कि केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट जो संबंधित है वायु संरक्षण से है, फिर जल संरक्षण से, या कह रहा है कि ए और बी दोनों से।
या कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो केंद्र सरकार का जो हरियाली प्रोजेक्ट है वो जल संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। कह रहा है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है निम्नलिखित में से। तो तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है वो तापीय ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना अवस्थित है किस राज्य में। पहला है ओडिशा, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में या फिर झारखंड में। तो हीराकुंड परियोजना जो है वो ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में किस में काकरा पार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। ये 56 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है गुजरात, चौथा है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है कि खेतरी तांबा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। खेतरी तांबा क्षेत्र जो है वो किस राज्य में है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है झारखंड, तीसरा है गुजरात, चौथा है राजस्थान। तो खेतरी तांबा क्षेत्र जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोकारो इस्पात केंद्र है। ऑप्शन देख लेते हैं। मिश्रित क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में या फिर इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन है। तो बोकारो इस्पात केंद्र जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कोयला खाद्यान्नों में कौन झारखंड में नहीं है। पहला ऑप्शन है बोकारो, दूसरा है गिरिडीह, तीसरा ऑप्शन है झरिया, चौथा ऑप्शन है सिंगरौली। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सिंगरौली। आप अच्छे से प्रश्न को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है बिहार, तीसरा असम है, चौथा है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा असम। कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से, तो असम राज्य में से जो है प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। असम राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र जो है वो असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। पहला ऑप्शन है 1981, दूसरा है 1991, तीसरा 2021, चौथा है 1993। तो नई औद्योगिक नीति घोषणा की गई थी 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापन का प्रमुख कारक है। प्रश्न को अच्छे से देखें आप वीडियो को स्टॉप करके। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है बाजार, दूसरा है पूंजी, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था अगर आपको किसी प्रश्न का जवाब नहीं आता हो तो आंख मूंद के इनमें से सभी वाले यानी उपयुक्त सभी वाले ऑप्शन पे टिक लगा दे। 90% चांसेस होते हैं कि ऑप्शन ज़्यादातर सही होते हैं। अगर नहीं आता रहे तो, अगर आता रहे तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी। पहला ऑप्शन है 1947 में, दूसरा ऑप्शन है 1911 में, तीसरा ऑप्शन है 1921 में, चौथा ऑप्शन है 1935 में। तो 63 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है। पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, दूसरा है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है गोरखपुर, चौथा ऑप्शन है हाजीपुर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा हाजीपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। 65 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। जम्मू को तिरुवनंतपुरम से, बारामूला को कन्याकुमारी से, श्रीनगर को कन्याकुमारी से या फिर श्रीनगर को नागरकोइला से। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो जोड़ता है वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तूतीकोरिन पतन स्थित है। तूतीकोरिन पतन स्थित है। पहला ऑप्शन है केरल में, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु में, तीसरा कर्नाटक में, चौथा आंध्र प्रदेश में। तो 66 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर बी हो जाएगा तमिलनाडु में। तूतीकोरिन पतन स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा का कारण है जल प्रदूषण। ऑप्शन देख लेते हैं। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर भूमि प्रदूषण। तो अम्ल वर्षा का जो कारण है वो कारण है वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आपने कई बार इस चीज को अपने बुक में पढ़ा होगा।
अगला प्रश्न है कि 2010 से 2011 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। ये 68 नंबर का प्रश्न है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है जर्मनी, दूसरा है चीन, तीसरा है यूएई, चौथा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 68 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चीन। 2010 से 2011 में चीन जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था। 2010 से 2011 में, याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। पहला ऑप्शन है उद्योग, दूसरा है मोटर वाहन, तीसरा ऑप्शन है लाउड स्पीकर, चौथा ऑप्शन है इनमें से सही। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत यानी मोटर वाहन, उद्योग, लाउड स्पीकर, ये तीनों है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। पहला ऑप्शन है प्रवास के लिए, दूसरा ऑप्शन है वायु प्रदूषण के लिए, तीसरा ऑप्शन है गंदी बस्तियों के लिए, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रवास के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कि लमसम 4 इनमें से सभी वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से 3 क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर इनमें से सभी था, और एक जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो 90% चांसेस होते हैं कि इनमें से सभी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। तो आप, अगर आपको नहीं आता हो उन प्रश्नों का जवाब, तो आप इनमें से सभी जरूर ही लगाइएगा, और अगर आपको आता हो तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा। तो आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक जाते हैं तो जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप लक्ष्य पॉसिबल यानी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी सब्जेक्ट का आंसर की, मॉडल पेपर का मैं जरूर बताऊंगा आप सभी को। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।